नमस्कार। मैं अखिलेश मिश्रा राज राजेश इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका हूँ। आज के इस सेशन में हम लोग 71वीं बीपीएससी में पॉलिटी यानी राज्य व्यवस्था से पूछे गए प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और उसके सही आंसर को फाइंड आउट करेंगे और उसका एक्सप्लेनेशन भी समझेंगे कि आखिर कोई क्वेश्चन का आंसर क्यों ऐसा आया। ठीक है, चलिए। इस बार के एग्ज़ाम में अगर देखते हैं 71st बीपीएससी के एग्ज़ाम में, तो टोटल 14 क्वेश्चंस पूछे गए हैं पॉलिटी से, जिसमें मॉडरेट और डेप्थ वाले क्वेश्चन है। बहुत सिंपल इजी वाले क्वेश्चंस न के बराबर हैं, लेकिन मॉडरेट हैं अच्छे खासे, और कुछ क्वेश्चंस टफ भी रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें ये है, लोकसभा के सचिवालय स्टाफ की नियुक्ति की शक्ति किसमें निहित है, ये पूछा जा रहा है। यानी कि लोकसभा का जो सचिवालय होता है, सेक्रेटेरिएट होता है, उसके स्टाफ्स यानी उसके अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति का पावर किसके पास है, ये पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। तो इससे संबंधित, लोकसभा सचिवालय से संबंधित जो आर्टिकल है, वो आर्टिकल है 98, यानी अनुच्छेद 98 में, 98 में लोकसभा सचिवालय में भर्ती और उसकी नियुक्ति से संबंधित जो भी नियम है, जो भी प्रावधान है, उसका वर्णन किया गया है। और इसमें टोटल 3 सब सेक्शंस हैं, यानी एक 98 का 1, 98 का 2 एंड 98 का 3। जिसमें 98 का 1 जो है वो क्या है, वो लोकसभा सचिवालय के कर्मचारियों अधिकारियों की भर्ती का प्रावधान करता है, पदों का प्रावधान करता है। यानी इसमें भर्ती की व्यवस्था की गई है, कही गई है कि इसमें ये पोस्ट होंगे। जो 98(2) है आर्टिकल, इसमें ये बताया गया है, सचिवालय स्टाफ की नियुक्ति से संबंधित कानून बनाने का जो अधिकार है, वो अधिकार किसके पास है? वो अधिकार संसद के पास है। संसद के पास भर्ती संबंधी अधिकार, यानी कि संसद उससे संबंधित कानून बनाएगा। अब 98 का थर्ड जो सब सेक्शन है, आर्टिकल 98 का 3 जो सब सेक्शन है, सब क्लॉज है, उसमें कहा गया है कि अगर संसद इस संबंध में कानून नहीं बना पाती है, नहीं बनाती है, तब राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि वो जो पीठासीन पदाधिकारी होते हैं, यानी कि लोकसभा के हिसाब से देखें तो लोकसभा अध्यक्ष, और राज्यसभा के हिसाब से पीठासीन पदाधिकारी जो हो गए वो सभापति हो गए। तो राष्ट्रपति पीठासीन पदाधिकारियों के परामर्श के उपरांत स्टाफ की नियुक्ति कर सकते हैं, उससे संबंधित कानून बना सकते हैं। ठीक है, तो ये 98 के 3 में दिया गया है, यदि संसद कानून न बना तब भर्ती से संबंधित कानून बनाने की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। अब आते हैं हम इसके ऑप्शंस पे। ये तो हो गया हमारा टोटल लोकसभा सचिवालय के स्टाफ की नियुक्ति से संबंधित क्या क्या प्रावधान का हमारे संविधान में दिए गए हैं। अब हम ऑप्शन फाइंड आउट करते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है संघ लोक सेवा आयोग में है, ये गलत है। प्रधानमंत्री कार्यालय में है, ये भी गलत है। कर्मचारी चयन आयोग में यानी एसएससी में, ये भी गलत है। अब हमारा 98(3) का जो आर्टिकल है, 98(3), इसके अनुसार हमारे पास ये डी ऑप्शन बचा कि लोकसभा अध्यक्ष से परामर्श के उपरांत राष्ट्रपति में, यानी कि डी हमारा सही आंसर हुआ इस क्वेश्चन का। इसमें राष्ट्रपति ने इसी आधार पर क्या किया कि राष्ट्रपति ने इसी आधार पर 1955 में एक कानून बनाया,
लोकसभा स्टाफ भर्ती, ये अधिनियम एक्ट है, कानून है 1955 का। और इसी आधार पर वर्तमान में, इसी कानून के आधार पर लोकसभा में नियुक्तियां की जाती है, स्टाफ्स की नियुक्तियां की जाती हैं। तो ये डी ऑप्शन हो गया। सेम राज्यसभा के लिए भी कानून बनाया गया है राष्ट्रपति के द्वारा, और वो कानून राज्यसभा के लिए बना है 1957 में, राज्यसभा के लिए। ये प्रश्न हमारा लोकसभा से। तो आपका इस प्रश्न का आंसर हो गया डी। ये प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से ये प्रश्न है कि भारत का महान्यायवादी से संबंधित 4 ऑप्शन दिया गया है कि इसमें क्या प्रावधान उसके लिए है। तो सबसे पहले हम भारत के महान्यायवादी को समझ लेते हैं, फिर ऑप्शन फाइंड आउट कर लेंगे जब इस मैटर को समझ लेंगे। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है, यानी महान्यायवादी का जो पद है, इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 76 में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी के पद की व्यवस्था की गई है। और इसके अनुसार क्या है कि महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होता है वो क्या होता है, ये भारत सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। यानी कि ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया है। भारत में ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है। ये पहली व्यवस्था हो गई। दूसरी व्यवस्था इस संबंध में क्या है कि इसकी नियुक्ति कौन करता है। तो महान्यायवादी की नियुक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति यानी अपॉइंटमेंट है, प्रेसिडेंट के द्वारा। अब आते हैं इसके कार्य क्या क्या है। तो कार्य में है इसका कि राष्ट्रपति के द्वारा सौंपे गए विधिक मामलों में सलाह देना। यानी राष्ट्रपति अगर कोई लीगल मैटर होगा तो उसमें वो महान्यायवादी को उसमें परामर्श के लिए पूछ सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन भी आपका यहीं से मैच कर रहा है कि राष्ट्रपति को विधिक मामलों में परामर्श देता है। ठीक है, ये दूसरा ऑप्शन है, सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त सुनवाई हेतु अर्ह नहीं है। यानी सर्वोच्च न्यायालय के अलावा और कहीं सुनवाई नहीं कर सकता, ये ऑप्शन कह रहा है। लेकिन इससे संबंधित प्रावधान हम देखते हैं अगर, तो ये भारत के किसी भी न्यायालय में सुनवाई का इसको अधिकार है। भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार। इस हिसाब से ये कट गया। ये तो हमारा आंसर ऐसे मिल ही चुका है। तीसरा ऑप्शन दे रहा है कि संसद के सदन की प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकता। महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होता है वो संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है। दोनों सदनों कार्यवाही
भाग ले सकता है। और साथ साथ क्या है, दोनों सदनों की कार्यवाही में अलग अलग भी भाग ले सकता है, लोकसभा या राज्यसभा में भी। साथ साथ जब ज्वाइंट सेशन होगा, अगर संयुक्त अधिवेशन होता है, तो संयुक्त अधिवेशन में भी महान्यायवादी भाग ले सकता है। यहाँ ध्यान देना है कि भाग लेने का मतलब ये हुआ कि वो वहाँ बैठक में उपस्थित रह सकता है, विमर्श में पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन वोटिंग नहीं कर सकता। यहाँ इसके पास मतदान का अधिकार नहीं होता, ठीक है, मतदान का अधिकार नहीं होता। और ये जो चौथा ऑप्शन हमारे पास है कि सरकार का पूर्णकालिक सलाहकार है, तो ये सरकार का पूर्णकालिक सलाहकार नहीं होता है, ठीक है। सरकार का सलाह नहीं होता है। तो इस हिसाब से ये भी हमारा कट गया ऑप्शन। हमारा ऐसे आंसर पहले ही मिल चुका है कि ये राष्ट्रपति को विधिक मामलों में परामर्श देता है। और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के लिए संबंधित जो अनुच्छेद है, वो अनुच्छेद आर्टिकल आर्टिकल जो है वो 76 है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के विभिन्न सूचियों को के निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कौन विषय समवर्ती सूची में आते हैं? 4 ऑप्शन हमारे पास है। वन्य जीवों की सुरक्षा, कृषि पर आय, विद्युत उपभोग अथवा बिक्री पर कर, और चौथा है मूल्य नियंत्रण। इनमें से कौन समवर्ती सूची का भाग है? ये समवर्ती सूची में कौन आता है, ये पूछ रहा है। तो इसमें से ये वन्य जीवों की सुरक्षा जो है, ये समवर्ती सूची में आता है। कृषि पर आय जो है, ये राज्य सूची का विषय है। विद्युत उपभोग अथवा बिक्री पर कर जो है, ये भी राज्य सूची का विषय है। और मूल्य नियंत्रण जो है वो समवर्ती सूची का विषय है। इस हिसाब से 1 और 4, 1 और 4 जो है बी ऑप्शन हमारा सही आंसर हुआ कि वन्य जीवों की सुरक्षा और मूल्य नियंत्रण समवर्ती सूची का विषय है। बाकी जो है दोनों ऑप्शन, ये दोनों ऑप्शन राज्य सूची का विषय है। अब हम लोग थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ व्यवस्थाएं समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या है समवर्ती सूची, राज्य सूची और संघीय सूची क्या है? तो हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में अगर देखते हैं तो इसमें 7वीं अनुसूची जो है, 7th शेड्यूल, उसमें संघ और राज्यों के बीच लेजिस्लेटिव मैटर्स का बंटवारा किया गया है, वर्गीकरण किया गया है। किस विधायी विषय पर संघ सरकार यानी केंद्र सरकार कानून बना सकती है, यानी संसद कानून बना सकती है, और किन विषयों पर राज्य विधानमंडल कानून बना सकते हैं। तो इसकी व्यवस्था 7वीं अनुसूची में दी गई है। और 7वीं अनुसूची में जो विषय हैं, विधायी विषय जो हैं, इनको टोटल 3 पार्ट में बांटा गया। पहला होता है संघ सूची, दूसरा राज्य सूची, और तीसरा समवर्ती सूची। संघ सूची पर कानून कौन बनाएगा? तो यहाँ संसद कानून बनाएगी। राज्य सूची पर राज्य विधानमंडल कानून बनाएगा। और समवर्ती सूची पर दोनों को पावर है, यानी संसद भी कानून बना सकती है और राज्य विधायिका भी उस पर कानून बना सकती है।
लेकिन अगर किसी खास विषय पर राज्य ने भी कानून बनाया है और केंद्र सरकार ने भी कानून बनाया है, यानी संसद ने भी कानून बनाया है, तो संसद का विधान प्रभावी होगा, ये डोमिनेट करेगा उस पर। ठीक है। अब इसमें जो व्यवस्थाएं हैं, इसमें क्या है कि ये विधायी विषयों का जो डिटेल्स दिया गया है वो हमारा आर्टिकल 246 में दिया गया है। विधायी विषयों का वर्गीकरण 3 लिस्ट्स में किया गया है। कुछ ऐसे विषय हैं जो इन तीनों लिस्ट में से कहीं भी नहीं है, तो उनको हम अवशिष्ट विषय बोलते हैं। अवशिष्ट विषय, अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का जो अधिकार होता है वो संसद को। संघ सूची में विषय कितने हैं अभी ये अगर देखते हैं तो वर्तमान में इसमें 100 विषय शामिल है संघ सूची में। राज्य सूची में अगर देखते हैं तो 61 यानी 61 विषय शामिल हैं, और समवर्ती सूची में अगर देखते हैं तो 52 यानी 52 विषय शामिल हैं। लेकिन जब मूल रूप से संविधान जब बना हुआ था तो उस समय इनकी संख्या अलग अलग थी। जैसे संघ सूची में उस समय 97 सब्जेक्ट्स थे, मैटर्स थे। राज्य सूची में 66 थे और समवर्ती सूची में टोटल 47 विषय थे। इनसे संबंधित टोटल जो आर्टिकल है वो 246 है। इसी में 240 यहाँ जो है ये 246 1 हो गया। समवर्ती सूची जो हो गया ये 246 2 हो गया, और राज्य सूची वाला जो हो गया ये 246 3 हो गया इसका आर्टिकल। चलिए, अब कुछ विशेष परिस्थितियां हैं जहां राज्य सूची के विषयों पर भी संघ कानून बना सकता है, यानी संसद कानून बना सकती। तो कौन कौन से प्रावधान है? तो उसके लिए प्रावधान है यदि राज्य में आपातकाल लागू हो तो उस स्थिति में संघ राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकता है। दूसरी चीज है कि अगर 2 या 2 से अधिक राज्य के विधानमंडल जो हैं वो संसद से रिक्वेस्ट करें किसी खास विषय पर कानून बनाने के लिए, तब भी संसद उस पर कानून बना सकती है राज्य सूची के विषय पर। इसके अलावा अगर अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौते को लागू करना है तो इस परिस्थिति में भी राज्य सूची के विषयों पर संघ कानून बना सकता है। अवशिष्ट शक्तियां जो हैं, अवशिष्ट विषय जो हैं, जो संसद के पास है या कहें संघ के पास हैं, तो इसके लिए आर्टिकल हमारा होता है 248। आर्टिकल 248 से ये इसके पास होता है, संसद के पास मिला हुआ है। यहाँ हमारा ऑप्शन मिल चुका है, बी ऑप्शन था, 1 और 4 सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व गांधीवादी सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है? तो नीति निर्देशक सिद्धांत जो है यानी कि DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं इनका वर्णन हमारे संविधान के पार्ट 4 में यानी भाग 4 में किया गया है, और इससे संबंधित जो आर्टिकल्स हैं वो है आर्टिकल 36 to 51, यानी अनुच्छेद 36 से लेकर के और 51 तक
जो आर्टिकल है वो डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। डीपीएसपी का जो विषय लिया गया है संविधान बनाते समय वो लिया गया है कहाँ से? आयरलैंड के संविधान से। और आयरलैंड का संविधान जो है वो 1937 में बना हुआ था और उसी संविधान से इसको भारतीय संविधान में लिया गया है। यानी संवैधानिक स्रोत जो है ये आयरलैंड है। इसके जो भी विषय दिए गए हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, वो वैसे विषय हैं, वैसी चीज़ें हैं जिनके विषय में संविधान निर्माता और स्वतंत्रता सेनानी जो थे उनके जो नैतिक मूल्य थे, उनके विचार में राजनैतिक मूल्य हों, नैतिक सामाजिक मूल्य हों, जो उनके आदर्श थे, जो वो देखना चाहते थे भारत को जिस रूप में, उससे संबंधित कुछ ऐसे विषय थे जिन पर तत्काल पूरी तरह से उसको लागू करना संभव नहीं था, तो इसे समय परिस्थिति के हिसाब से छोड़ दिया गया और राज्य को, स्टेट को, यानी सरकार के लिए ये निर्देश दिया गया कि जब उचित परिस्थिति और समय आए तो देश के, राष्ट्र के विकास, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक विकास के लिए और सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने के उद्देश्य से डीपीएसपी को हमारे संविधान में शामिल किया गया। ठीक है, ऐसे देखा जाए तो संविधान बनाते समय भी इस पर चर्चा हुई थी और संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे बी.एन. राव, सर बी.एन. राव ने कहा था कि मौलिक अधिकार जो हैं उनको दो ग्रुप में बांटा जाना चाहिए था। एक ऐसा होगा जो कि जस्टिसिएबल होगा, उसे हम लागू करा पाएंगे कोर्ट के मदद से, और एक ऐसा जो नॉन जस्टिसिएबल होगा, वाद योग्य नहीं होगा। इसी को विचार विमर्श के बाद एक अलग पार्ट के रूप में, एक अलग विषय, एक अलग हेडिंग के साथ डीपीएसपी के रूप में नॉन जस्टिसिएबल पार्ट को डीपीएसपी के रूप में शामिल किया गया। तो ये क्या होता है? ये वाद योग्य नहीं होता, यानी अगर इससे संबंधित विषयों पर सरकार कानून नहीं बना रही है तो उसके लिए हम हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। है? जो टोटल 36 से लेके 51 तक में इसके विषय जो दिए गए हैं उनका वर्गीकरण जो है वो 3 वर्गीकरण किया गया है। पहला जो वर्गीकरण है वो समाजवादी विषय उसमें शामिल है। दूसरा जो विषय है वो गांधीवादी आदर्श पर आधारित है और तीसरा जो विषय है वो उदार बौद्धिक आदर्शों पर आधारित है, यानी लिबरल इंटेलेक्चुअल आइडियोलॉजी पर आधारित। तो इस तरह से ये 3 ग्रुप्स में इसको डीपीएसपी से संबंधित विषयों को बांटा गया है। इसी में से एक ग्रुप से ये क्वेश्चन है कि गांधीवादी सिद्धांतों के अनुरूप कौन सा नहीं है। तो एक है ग्राम पंचायतों का गठन। तो ग्राम पंचायतों का गठन जो है, इससे संबंधित आर्टिकल जो है वो है 40, समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों की प्रोन्नति या प्रोत्साहन, ये जो आर्टिकल है इसके लिए ये है आर्टिकल 43, इसका पार्ट है। और फिर हमारा काम का अधिकार जो है, इससे संबंधित जो आर्टिकल है हमारे पास वो है आर्टिकल 41। इसमें से गांधीवादी आदर्श क्या है? तो महात्मा गांधी का जो सिद्धांत था, महात्मा गांधी ये मानते थे कि भारत की जो आत्मा है वो गांवों में बसती है। ठीक है, और इसलिए इस आदर्श से संबंधित जो भी विषय होंगे उसमें ग्रामीण विकास होगा, ग्राम पंचायतों का विकास होगा, ग्रामीण क्षेत्रों की प्रोन्नति के लिए जो प्रावधान होगा वो सारे विषय हैं। तो उस हिसाब से हमारे पास यहाँ ऑप्शंस क्या दिखता है? पहला, ग्राम पंचायतों का गठन जो है ये गांधीवादी सिद्धांत के अनुरूप है, यहाँ ध्यान ये देना है। अभी हम सेलेक्ट कर रहे हैं कि गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित कौन है। और दूसरा जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों की प्रोन्नति, ये दोनों जो है ये गांधीवादी आदर्शों पर आधारित है। और क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन उस पर आधारित नहीं है, यानी इस हिसाब से ये दोनों ऑप्शन हमारे कट गए। हमारे पास अब बच गया कौन सा? समान नागरिक संहिता और दूसरा काम का अधिकार। काम का अधिकार जो है ये क्या है? ये
समाजवादी आदर्श पर आधारित है। और समान नागरिक संहिता जो है ये क्या है, ये उदार बौद्धिक आदर्शों पर आधारित है। तो इस हिसाब से हमारा सही आंसर क्या जाएगा, 2 और 4 वाला ऑप्शन, यानी ऑप्शन सी, 2 और 4। ये दोनों जो हैं ये गांधीवादी आदर्शों के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यानी कि इसमें ये पूछ रहा है, यहाँ भी शेड्यूल से प्रश्न है, अनुसूचियों से प्रश्न है। यहाँ पूछ रहा है, दो ग्रुप्स में दिया हुआ है, एक साइड में विषय दिया हुआ है, दूसरे साइड में शेड्यूल्स दिए गए हैं, नंबरिंग दी गई है उसकी। इस शेड्यूल में कौन सा विषय है, कौन सा मैच नहीं कर रहा है, यहाँ पे नेगेटिव अप्रोच में ये क्वेश्चन है। तो शपथ का प्रारूप जो है वो तीसरी अनुसूची में होता है, शपथ और प्रतिज्ञान। राज्यसभा में सीटों का आवंटन जो है वो चौथी अनुसूची में होता है, ये भी सही है। संघ सूची जो होता है वो 7वीं अनुसूची में है। अभी कुछ पहले 2 क्वेश्चन पहले मैंने बताया कि 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का मेंशन किया गया है, तो ये वहाँ से भी मैच कर रहा है। ठीक है, ये तीनों क्या है, सही है। तो इस हिसाब से आपका गलत कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन हो गया अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन। अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन जो होता है ये 5वीं अनुसूची में दिया गया है। सही इसका आंसर यही होगा, सी आपका आंसर हो गया। और इसका सुधार करके अगर देखेंगे तो अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन 5वीं अनुसूची में दी गई है। और 6ठी अनुसूची में क्या है, तो 6ठी अनुसूची में 4 जनजातीय राज्यों के प्रशासन का प्रावधान किया गया है। कौन कौन सा, MTM है, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय। ये 4 जो राज्य हैं इनके अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन ये दिया गया है 6वीं अनुसूची में। अनुसूची से संबंधित कुछ बेसिक चीजें हम समझ लेते हैं। आंसर आपका मिल चुका है, ये वाला सी ऑप्शन होगा। अनुसूची यानी इसमें जिसको शेड्यूल कहते हैं। तो भारत के मौलिक संविधान में अगर देखते हैं, जब संविधान तैयार हुआ तो मौलिक रूप से अनुसूचियों की संख्या कितनी थी, मौलिक रूप से 8 अनुसूची। और वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, अलग अलग अमेंडमेंट के माध्यम से इसमें 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है, जिसमें सबसे पहले 9वीं अनुसूची जो जोड़ी गई ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, यानी प्रथम संविधान संशोधन जो हुआ था उसी के द्वारा जमींदारी उन्मूलन से संबंधित प्रावधान किए गए थे और 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था और उन प्रावधानों को 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया। नेक्स्ट, केंद्र सरकार के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मंत्रालय तथा विभागों का निर्माण प्रधानमंत्री द्वारा कैबिनेट सचिव के परामर्श से होता है। और दूसरा है,
प्रत्येक मंत्री को मंत्रालय राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श पर आवंटित किया जाता। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही दिया हुआ है। दो जो उससे संबंधित व्यवस्थाएं दी गई हैं उसमें से कौन सा सही है। तो प्रत्येक मंत्री को जो मंत्रालय का आवंटन होता है ये राष्ट्रपति करते हैं, सही है, और प्रधानमंत्री के परामर्श पर करते हैं, तो ये दूसरा ऑप्शन सही है। और विभागों तथा मंत्रालय तथा विभागों का निर्माण जो होता है वो प्रधानमंत्री नहीं करते और कैबिनेट सचिव के सलाह से भी नहीं करते। यहाँ क्या होता है, इसकी जगह ये वाला पहला वाला ऑप्शन गलत है, ठीक है। इसकी जगह सही क्या होता, यहाँ होता राष्ट्रपति और यहाँ होता प्रधानमंत्री, तब पहला वाला स्टेटमेंट भी सही होता। फिलहाल हमारा दूसरा स्टेटमेंट सही है कि प्रत्येक मंत्री को मंत्रालय राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श पर आवंटित किया जाता है। ऑप्शन हमारा केवल 2 सही है, बी। नेक्स्ट, राज्य विधायिका की कार्यवाही के बारे में क्या सत्य है। 4 ऑप्शंस हैं, क्या सही है ये देखना है। पहला दिया हुआ है महाधिवक्ता को मत देने का अधिकार है। तो स्टेट लेजिस्लेटिव के संबंध में महाधिवक्ता की स्थिति सेम वैसी ही होती है जैसा सेंट्रल लेजिस्लेटिव में पार्लियामेंट में अटॉर्नी जनरल का होता है, ठीक है। अटॉर्नी जनरल के विषय में पिछले क्वेश्चंस में हमने समझा था कि अटॉर्नी जनरल क्या होता है, सदन की कार्यवाहियों में भाग ले सकते हैं, बैठकों में उपस्थित रह सकते हैं, लेकिन उन्हें मतदान का अधिकार नहीं होता। सेम यहाँ भी क्या होगा, महाधिवक्ता को राज्य विधायिका में उपस्थित होने का अधिकार है, कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है डिस्कशन में, लेकिन उन्हें मत देने का अधिकार नहीं होता है। तो ये गलत हो गया ऑप्शन। दूसरा है विधायिका में कार्य केवल राज्य की सरकारी भाषा में अथवा हिंदी अथवा अंग्रेजी में निष्पादित किए जाएंगे। तो राज्य विधायिका में क्या होगा कि कोई भी कार्य जो होगा, प्रोसीडिंग्स जो होंगे, उसमें सरकारी भाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज जो होगा राज्य का, एक तो उसमें किया जा सकता है प्रोसीडिंग्स, या फिर हिंदी अथवा अंग्रेजी में किया जा सकता है। तो इस हिसाब से ये सही है। साथ साथ विशेष परिस्थितियों में अगर कोई सदस्य हिंदी अंग्रेजी या राज्य का ऑफिशियल लैंग्वेज बोलने में सक्षम नहीं है तो पीठासीन पदाधिकारी की अनुमति लेकर अपनी मातृभाषा में भी संबोधन कर सकता है, ठीक है। तो ये आपका बी ऑप्शन इसका सही है। सी ऑप्शन दिया हुआ है ये किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के आचरण पर चर्चा कर सकती है। सबसे बड़ी चीज है कि जुडिशियरी के मेंबर पर, यानी जो भी जजेज होते हैं, ऑनरेबल जजेज होते हैं, चीफ जस्टिस होते हैं, चाहे हाई कोर्ट के हों या सुप्रीम कोर्ट के हों, उनके आचरण पर सामान्यतः किसी भी सदन में चर्चा की अनुमति नहीं है। संसद के भी किसी सदन में नहीं है और राज्य विधायिका के भी किसी सदन में अनुमति नहीं है। संसद में विशेष परिस्थिति में चर्चा तब होती है जब किसी ऑनरेबल जज या चीफ जस्टिस के रिमूवल की प्रक्रिया चल रही हो, तो उस परिस्थिति में संसद में उनके आचरण पर चर्चा हो सकती है, अन्यथा नहीं हो सकती। और राज्य विधायिका में तो बिल्कुल भी इससे संबंधित कोई पावर नहीं है रिमूवल से संबंधित, इसलिए उनमें किसी भी परिस्थिति में ये सी ऑप्शन जो है वो गलत होगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के आचरण पर चर्चा वो नहीं कर सकती राज्य विधायिका। डी ऑप्शन दिया हुआ है कि किसी कथित अनियमितता के आधार पर कार्यवाही को वैधता पर प्रश्न किए जा सकते हैं। तो वैधता पर प्रश्न की भी अनुमति नहीं है, ठीक है। ये मामला उठा था फिलहाल महाराष्ट्र
विधानसभा में 12 विधायकों के सस्पेंशन से संबंधित मामला था। ऐसा ही प्रश्न वैधता से संबंधित उन्होंने उठाया था और उन विधायकों को 1 साल के लिए निलंबित किया गया था सदन की कार्यवाही से। तो वो फिर कोर्ट गए और कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के दौरान जो चीज़ें चर्चा में आई उसमें महाराष्ट्र के महाधिवक्ता ने जो दलील दी, उन्होंने ये बताया कि अनुच्छेद 212 का एक जो है पार्ट, सब क्लॉज, वो क्या करता है, इस तरह की किसी भी अनियमितता के आधार पर कार्यवाही की वैधता को प्रश्न करने को अनुमति नहीं देता, उसको रेस्ट्रिक्ट करता है। ठीक है, ये इसके आधार पर अनुमति नहीं दे है। तो ये भी गलत है, हमारा सही आंसर मिल चुका है। विधायिका को कार्य केवल राज्य की सरकारी भाषा में अथवा हिंदी अथवा अंग्रेजी में निष्पादित किए जाएंगे। और विशेष परिस्थिति में क्या होगा कि आर्टिकल 210 के थ्रू क्या होगा, पीठासीन पदाधिकारी की अनुमति से अपनी मातृभाषा में भी निष्पादन हो सकता है। हमारा बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध का प्रावधान करता है, किंतु औचित्य को ध्यान में रखना चाहिए कि सामान्य जन का हित संरक्षित हो, विद्यमान सामाजिक मूल्य और सामाजिक आवश्यकताएं अवरोध न हो, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को नज़रअंदाज किया जा सकता है और सामूहिक हित बृहत्तर नहीं है। तो इसमें जो होगा, सामान्य जन का हित संरक्षित हो, इसी आधार पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं मौलिक अधिकारों पर, अन्यथा नहीं लगाए जा सकते। ठीक है, और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की बात जहाँ है, तो कानून बनाते समय विधायिका के लिए एक गाइडलाइन दिया गया है संविधान में कि वो नीति निर्देशक सिद्धांतों का ख्याल रखें। ठीक है, और दोनों में प्रतिस्पर्धा की स्थिति न हो, यानी मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत एक दूसरे के अगेंस्ट न जाएं, ये ध्यान रखना होता है। और यहाँ दिया हुआ है कि नज़रअंदाज किया जा सकता है, तो इस हिसाब से ये भी गलत है, तीनों गलत है। आपका सही आंसर क्या है, सामान्य जन का हित संरक्षित हो, केवल एक सही है, डी ऑप्शन। और मौलिक अधिकार जो है फंडामेंटल राइट्स, वो हमारे संविधान के पार्ट 3 में मेंशन है, और पार्ट 3 में संबंधित जो आर्टिकल्स हैं वो है अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक में है। और इसमें टोटल जितने भी मौलिक अधिकार हैं उन्हें टोटल 6 भागों में वर्गीकृत किया गया है। टोटल 6 टाइप्स के होते हैं मौलिक अधिकार। पहला जो होता है समता या समानता का अधिकार, दूसरा जो होता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तीसरा जो है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा जो हो गया वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा जो अधिकार है वो सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है। और छठा जो अधिकार है वो संवैधानिक
उपचारों का अधिकार। समता का अधिकार जो है वो आर्टिकल 14 से 18 तक। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है वो 19 से लेकर के 22 तक। हाँ, 19 से लेकर के इस तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार 22 से 25। धार्मिक 22 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28। और सांस्कृतिक और शिक्षा से संबंधित अधिकार जो है 29 और 30। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 32। और इसी अनुच्छेद 32 के तहत अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो कोई व्यक्ति मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और 5 प्रकार के रीट यानी याचिका की मांग कर सकता है। और सेम इसी से एलाइड एक और आर्टिकल है 226। इसके थ्रू क्या होता है, कोई व्यक्ति मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर हाई कोर्ट जा सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग के सदस्य के लिए आवश्यक अर्हताओं का निर्धारण करता है? वित्त आयोग के जो सदस्य हैं उनकी एलिजिबिलिटी से संबंधित निर्धारण करने की शक्ति या कानून बनाने की शक्ति किसके पास होती है, इससे संबंधित ये प्रश्न है। तो कानून बनाने का अधिकार सिंपली किसके पास है? संघीय कानून अगर है तो वो संसद के पास है। और वित्त आयोग के सदस्यों के लिए भी आवश्यक अर्हताओं का निर्धारण करने का जो प्रावधान दिया गया है वो संसद को दिया गया है कि संसद विधि बना करके, लॉ बना करके और इन अर्हताओं का, एलिजिबिलिटी का निर्धारण कर सकती है। तो सही आंसर हमारा सी हो गया, संसद विधि के द्वारा। अब वित्त आयोग जो है यानी फाइनेंस कमीशन, इसके बारे में कुछ चीज़ें देखते हैं। फाइनेंस कमीशन जो है इससे संबंधित आर्टिकल जो है वो है आर्टिकल 280। और आर्टिकल 280 के थ्रू क्या होता है कि प्रेसिडेंट को पावर है, राष्ट्रपति को ये पावर है कि वो प्रत्येक 5 वर्ष पर वित्त आयोग की नियुक्ति करते हैं। पॉइंट बाय द प्रेसिडेंट एवरी 5 ईयर्स, एक 5 वर्ष पर। हालांकि कभी कभी कुछ अपवाद भी हुए हैं, 6 वर्ष भी रहा है। जैसे 2020 में जो वित्त आयोग का गठन हुआ था तो वो वित्त आयोग 2026 तक है, तो करंट वाला जो चल रहा है वो 2026 तक है, 6 साल उसका कार्यकाल निर्धारित किया गया है एक्सटेंड करके। और संसद जो है इसमें विधि बना करके ये निर्धारण करती है। इससे संबंधित नियम क्या है, तो वित्त आयोग अधिनियम संसद ने बनाया है अर्हताओं का निर्धारण करने के लिए, और ये बनाया है 1951 में। और फाइनेंस कमीशन की स्थापना भी जो हुई थी, वित्त आयोग की स्थापना जो हुई थी ये भी 1951 में हुई थी, 1951 में इसका गठन हुआ था। और इसका उद्देश्य क्या है, तो फाइनेंस कमीशन का उद्देश्य है, वित्त आयोग का उद्देश्य है संघ और राज्यों के बीच कर संबंधी मामलों में परामर्श देना। यानी कि जो टैक्सेस, टैक्स रेवेन्यू जो आ रहे हैं उनको कैसे
राज्यों और संघों के बीच बांटा जाए, इसी उद्देश्य को लेकर के वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया है और प्रत्येक 5 वर्ष पर ये क्या करता है, ये अपना रिकमेंडेशन देता है। तो इस प्रकार से ये कर संबंधी मामलों में सुझाव देता है, यानी कि संघ और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों को परिभाषित कर, इसका उद्देश्य हो गया वित्त आयोग का है। अब वित्त आयोग का जो गठन हुआ था 1951 में, तो इसके प्रथम अध्यक्ष या प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे के.सी. नियोगी। सेकेंड जो था, द्वितीय वित्त आयोग जो था, उसके जो अध्यक्ष थे वो थे के. संथानम। और अभी वर्तमान में 16वां वित्त आयोग चल रहा है, 16th वित्त आयोग वर्तमान में चल रहा है और इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? वो हैं अरविंद अनगढ़ी, जो कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। ठीक है, हाँ, 16वें से पहले 15वां जो था उसके अध्यक्ष जो थे वो एन.के. सिंह थे। 15th वित्त आयोग के अध्यक्ष थे एन.के. सिंह। करंट अफेयर्स के हिसाब से किसी भी एग्ज़ाम के लिए फर्स्ट, सेकेंड और अभी करंट का और सेकेंड लास्ट ये इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए ये चारों अध्यक्षों का मैंने यहाँ नाम मेंशन किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कुछ संसद या सदन से संबंधित कुछ प्रोसीडिंग्स के बारे में दिया गया है स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट है। पहला है, सदन को आहूत करने का अर्थ दीक्षांत है। तो सदन को आहूत करने का मतलब क्या होता है? बैठक बुलाना, मीटिंग्स बुलाना। ठीक है, यानी यहाँ पे सिंपली इंग्लिश में देखें तो इसका इंग्लिश होता है दीक्षांत का कन्वोकेशन, जबकि आहूत करने का अर्थ क्या होता है? आहूत करने का अर्थ होता है शमन, समन यानी बुलाना। तो दूसरा देखते हैं, स्थगन से सत्रावसान होता है। स्थगन जो होता है, स्थगन का इंग्लिश क्या होता है? पहले सारे टर्म्स के इंग्लिश को हम लोग समझ लेते हैं। इंग्लिश टर्म्स क्या होता है? स्थगन जो होता है ये है एडजॉर्नमेंट। अगला है टर्म सत्रावसान। प्रोरोगेशन। और फिर नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है स्थगन, हाँ, ये विघटन। विघटन का अर्थ हो, विघटन को इंग्लिश में कहते हैं डिसॉल्व या डिसोल्यूशन। सॉल्यूशन। यहाँ इस प्रश्न में इंग्लिश वाले प्रश्न और हिंदी वाले प्रश्न में जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसमें चेंजिंग। हिंदी वाले प्रश्न में जहाँ विघटन दिया गया है उसकी जगह विघटन का इस हमने यहाँ क्या लिखा? डिसोल्यूशन। और इंग्लिश वाले टर्म में क्या लिखा हुआ है उसके बदले? इंग्लिश वाले टर्म में थर्ड जो स्टेटमेंट है वहाँ प्रोरोगेशन टर्म दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि हिंदी वाला स्टेटमेंट में मिस्टेक है। ठीक है, तो जब भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं किसी भी एग्ज़ाम में, तो शुरुआत में फर्स्ट पेज जो होता है क्वेश्चन पेपर का, उस पर कुछ निर्देश दिए होते हैं, डायरेक्शंस दिए होते हैं सॉल्व करने के संदर्भ। और उसी में एक पॉइंट ये लिखा रहता है कि अगर इंग्लिश और हिंदी वाले दोनों मोड में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं
हिंदी वाले मोड में अगर गलती होती है तो इंग्लिश वाले मोड को सही माना जाएगा। यहाँ पे इंग्लिश वाला सही है, उसी के हिसाब से आपको सर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगला जो ऑप्शन है चौथा कि स्थगन सदन के नेता द्वारा अकेले किया जा सकता है। सदन का नेता का मतलब होता है लीडर ऑफ द हाउस। और लीडर ऑफ द हाउस कौन होता है? लोकसभा में लीडर ऑफ द हाउस जो होता है वो पीएम होता है। ठीक है। अगर प्राइम मिनिस्टर राज्यसभा से एमपी बने हैं तो वो क्या होगा, वहाँ पे राज्यसभा में लीडर ऑफ द हाउस होंगे और लोकसभा में किसी को वो नॉमिनेट करेंगे कि लोकसभा का लीडर ऑफ द हाउस कौन होगा। तो स्थगन से संबंधित जो व्यवस्थाएं हैं, इसका स्थगन करने का अधिकार पीएम के पास या लीडर ऑफ द हाउस के पास नहीं होता। स्थगित करने का जो अधिकार होता है वो गार्जियन ऑफ द हाउस के पास होता है। और गार्जियन ऑफ द हाउस कौन है? लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर और राज्यसभा में सभापति, यानी अध्यक्ष या सभापति स्पीकर या फिर जो चेयरमैन होते हैं वही स्थगित कर सकते हैं। और स्थगित का मतलब होता है कुछ समय के बैठक को रोकना, पॉज कर। सत्रावसान यानी प्रोरोगेशन क्या है? प्रोरोगेशन का अर्थ है सत्र को समाप्त करना। सत्र को समाप्त कर। और विघटन यानी डिसोल्यूशन का अर्थ है सदन को यानी सत्रावसान से जो मीटिंग्स चल रही होगी, सेशंस चल रहे होंगे, सत्र चल रहे होंगे, वो समाप्त हो जाएंगे, चाहे किसी खास दिन का सत्र हो या कोई खास सत्र जो 3 सत्र जो होते हैं उनमें से कोई सत्र हो। ठीक है, उसको समाप्त करना प्रोरोगेशन है। और विघटन जब होता है तो पूरा सदन डिसॉल्व हो जाता है, समाप्त हो जाता है, नया इलेक्शन होगा। ठीक है, नए सदन का चुनाव होगा। यहाँ भी ये ध्यान देना है कि विघटन जो है केवल लोकसभा का, लोअर हाउस। राज्यसभा का विघटन नहीं होता क्योंकि राज्यसभा क्या है, परमानेंट हाउस है, अस्थाई सदस्य सदन है, और इसीलिए उसका विघटन नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से स्टेटमेंट्स अब देखते हैं सारे मैटर्स को समझने के बाद। स्टेटमेंट्स ये पूछा हुआ है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही नहीं है। सही नहीं पूछ रहा है। तो ये यहाँ पे चौथा हमें मिला कि स्थगन सदन के नेता द्वारा अकेले किया जा सकता है, कि सदन के नेता को इस संबंध में स्थगित करने का पावर नहीं होता। इसीलिए हमारा सही ऑप्शन डी होगा, केवल 4। बाकी सारे प्रावधान सही हैं, इंग्लिश वाले टर्म्स दिए हुए। नेक्स्ट पंचायती राज व्यवस्था से प्रश्न है, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए कौन अधिकृत है, कौन ऑथोराइज्ड है? फाइनेंशियल कंडीशन की समीक्षा के लिए, रिव्यू करने के लिए पंचायतों का कौन ऑथोराइज है, इससे संबंधित क्वेश्चन है। तो पंचायतों की वित्तीय स्थिति के संबंध में राज्यपाल जो होते हैं वो वित्त आयोग का गठन करते हैं। जैसे केंद्र में राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करते हैं, वैसे ही राज्य में राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष पर राज्य वित्त आयोग का गठन करते हैं। और राज्य वित्त आयोग जो होता है वही पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए अधिकृत होता है, ऑथोराइज होता है। अब
पंचायत से संबंधित कुछ से हम लोग देख, पहले पंचायत या पंचायती राज व्यवस्था जो है या ग्राम पंचायत जो है, पंचायती राज क्या है? ये जो है स्थानीय सरकार का एक रूप है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का एक रूप है, स्थानीय स्वशासन का एक रूप है। और पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता कब मिली? तो इसे 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा संविधान में पंचायत को शामिल किया गया, पंचायती राज से संबंधित विषयों को शामिल किया गया। और ये लागू कब हुआ? लागू ये हुआ 24 अप्रैल 1993 से। और यही 24 अप्रैल को अब पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को। और ये प्रारंभ कब से हुआ? तो वर्ष 2010 से पंचायती राज दिवस मनाना प्रारंभ किया गया, तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा। अब 73वां जो संविधान संशोधन हुआ, उससे पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता मिली। और उसमें क्या क्या संशोधन हुए संविधान में, मोटे तौर पे अगर देखें तो हमारा एक शेड्यूल बढ़ गया है, एक अनुसूची हमारे संविधान में शामिल हो गई, 11th शेड्यूल। इसके अलावा आर्टिकल जो है वो आर्टिकल 243 से 243 को तक में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। एक और चीज आता है कि भारत में पंचायती राज का जनक किसको माना जाता है? भारत में पंचायती राज का जनक जो है वो बलवंत राय मेहता को माना जाता है। कि बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर ही भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था की गई है। कुछ कुछ राज्यों में द्विस्तरीय भी है, लेकिन ज़्यादातर त्रिस्तरीय व्यवस्था है। तो अशोक मेहता समिति एक थी, उन्होंने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का रिकमेंडेशन दिया था। और बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का रिकमेंडेशन दिया था। और इसी आधार पर अधिकांश राज्यों में त्रिस्तरीय राज्य पंचायती राज व्यवस्था शामिल है। इसमें क्या होता है कि एक जिला स्तर पर जिला परिषद होता है, पहला स्तर हो गया ऊपर से। दूसरा, ब्लॉक लेवल पर यानी कि प्रखंड स्तर पर प्रखंड विकास समिति होती है। और तीसरा, पंचायत स्तर पर ग्राम सभा होती। और ये सब अपने अपने स्तर पर अपने से संबंधित विषयों में कानून बनाने के लिए रिकमेंडेशन करते हैं। और चीज़ कि भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था को लागू कब किया गया? पहली बार पंचायती राज व्यवस्था जो है कब और कहाँ किया गया? तो पहली बार पंचायती राज व्यवस्था 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहली
पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू किया गया। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये पूछ रहा। पंचायती राज का जो मुख्य उद्देश्य है वो जनता को विकास के प्रशासन में प्रतिभाग करने के योग्य बनाना है। जनता स्थानीय स्तर पर स्थानीय विकास से संबंधित मुद्दों पे पार्टिसिपेट कर सके, अपने से संबंधित विकास से संबंधित कानून बना सके, उसमें उसका डायरेक्ट पार्टिसिपेशन, प्रत्यक्ष भागीदारी उसमें सुनिश्चित हो सके। यही पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य होता है। ये हमारा डी ऑप्शन। निंदा प्रस्ताव के बारे में क्या सत्य है? तो निंदा प्रस्ताव होता क्या है? कुछ चीज़ें आपको इस ऑप्शन से मिल जाती हैं। एक ऑप्शन में निंदा प्रस्ताव है और दूसरा अविश्वास प्रस्ताव। प्रस्ताव बोलते हैं और अविश्वास प्रस्ताव कॉन्फिडेंस निंदा प्रस्ताव जो है ये इसके खिलाफ लाया जा सकता है। ये किसी मंत्री समूह या पूरी मंत्री परिषद के खिलाफ लाया जा सकता है। जबकि अविश्वास प्रस्ताव जो होगा वो हमेशा सामूहिक होता है और ये हमेशा मंत्री परिषद के खिलाफ ये आता है, यानी ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी दर्शाता है। निंदा प्रस्ताव अगर पारित हो गया तो फिर क्या होगा? पारित होने पर सरकार पर कोई असर यानी सरकार गिरती नहीं है। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव अगर पारित हो गया क्या होगा? सरकार फिर से नई सरकार का गठन करना पड़ेगा। है? हाँ, ये जरूर है कि सरकार तो गिरेगी नहीं, नई सरकार का गठन निंदा प्रस्ताव के बाद नहीं होगा, लेकिन सरकार जरूर दबाव में आ जाती है ये अगर पारित हो जाता है। अविश्वास प्रस्ताव के लिए विषय क्या हो सकता है? तो यहाँ अविश्वास प्रस्ताव के लिए विषय का उल्लेख करना आवश्यक नहीं। आवश्यक नहीं होता, लेकिन निंदा प्रस्ताव में क्या है? इसमें विषय का उल्लेख आवश्यक हो। आपको मैटर बताना पड़ेगा कि किस विषय पर आप किसी खास मंत्री समूह या पूरी मंत्री परिषद की निंदा विपक्ष करना चाह रहा है। ये दोनों में ये अंतर है। यहाँ अविश्वास प्रस्ताव के लिए 50 सदस्यों का अनुमोदन आवश्यक, लेकिन यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था निंदा प्रस्ताव के लिए नहीं होती। चलिए अब ऑप्शन देख। यह अविश्वास प्रस्ताव से भिन्न है, यह अविश्वास प्रस्ताव से भिन्न नहीं है। तो जो चीज़ें यहाँ हमने सब्जेक्ट्स देखे, इसके मैटर देखे, इस हिसाब से क्या लग रहा है कि ये अविश्वास प्रस्ताव से भिन्न है, डिफरेंट है। यहाँ विषय का उल्लेख आवश्यक होता है, वहाँ आवश्यक नहीं होता है। वहाँ सरकार गिर जाएगी, यहाँ सरकार नहीं गिरेगी। यहाँ व्यक्तिगत मंत्री पर भी आ सकता है, वहाँ पूरी मंत्री परिषद के खिलाफ होता है। इसलिए पूरा का पूरा विषय अलग है और इसलिए निंदा प्रस्ताव जो है वो अविश्वास प्रस्ताव से भिन्न है। नेक्स्ट।
लास्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है? तो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में ऑप्शंस को देखते हैं अगर, तो राज्यों के बीच विवाद का जो विषय है ये सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र है। केवल सुप्रीम कोर्ट राज्यों के बीच विवाद की सुनवाई कर सकता है। केंद्र और राज्य के बीच विवाद, इसकी भी सुनवाई केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट, ये भी सुप्रीम कोर्ट के न्याय क्षेत्र का विषय है। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन, मौलिक अधिकारों का संरक्षण, तो मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों को अधिकार दिए गए हैं। जैसे पीछे मौलिक अधिकारों वाले क्वेश्चंस में हमने डिस्कस किया था कि हाई कोर्ट के लिए क्या है, आर्टिकल 226 है, और सुप्रीम कोर्ट के लिए आर्टिकल जो है वो 32 है। और आर्टिकल 226 और आर्टिकल 32 के थ्रू क्रमशः हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों का संरक्षण करते हैं, यानी कि उनका उल्लंघन होने पर वो रीट जारी कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से सी ऑप्शन यहाँ सही हुआ। चौथा जो है संविधान के उल्लंघन से संरक्षण, वायलेशन से संरक्षण करना, प्रोटेक्ट करना, तो प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसका दर्जा जुडिशरी को, स्पेशली सुप्रीम कोर्ट को मिला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का हो, हमारा सही आंसर जो होता है वो ये है मौलिक अधिकारों का संरक्षण। हो गया, चलिए धन्यवाद।